वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने सभी विद्यार्थियों ने मिलकर अध्याय 7वें अध्याय के अंतर्गत वर्गीकरण की जो रीतियां थी, इन रीतियों के बारे में अध्ययन किया था। जो प्रथम जो रीति बताई गई थी, कहने का तात्पर्य गुणात्मक वर्गीकरण के आधार पर उसमें दो विभाजन भी किए गए थे, साधारण या द्विभाजन या बहुगुणी वर्गीकरण। कहने का तात्पर्य दोनों बिंदुओं के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। जो उदाहरण के माध्यम से भी आज की जो क्लास रहेगी हमारे बच्चों, वर्गीकरण की रीतियों के अंतर्गत जो दूसरी रीति बताई गई थी, जिसके अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो इस यह जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। कैसे उसका अध्ययन करने से पहले हमारे बिंदु के टॉपिक के नाम लिख लीजिए। सभी विद्यार्थी, अध्याय 7वां है, हमारे बिंदु का नाम हमारा वर्गीकरण की रीतियां। बिंदु का नाम क्या है बच्चों? वर्गीकरण की रीतियां। तो वर्गीकरण की कौन कौन सी रीतियां हैं, उन रीतियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। हमने पूर्व वाले क्लास के अंदर अध्ययन किया, इसकी दो रीतियां बताई गई थी। प्रथम रीति का नाम था गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरी रीति थी, उस रीति का नाम था हमारा संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। याद हो सभी विद्यार्थियों को शायद नाम। तो गुणात्मक वर्गीकरण के वही दो भाग बताए गए थे। साधारण नंबर एक था हमारा साधारण, और नंबर दूसरा बताया गया था बच्चों कौन से? बहुगुणी। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, गुणात्मक के बारे में। और आगे अध्ययन करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। समझ में आ रहा है तो आप अपने साथियों को भी कहना, उनको भी प्रोत्साहित करना कि हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए, आपको संपूर्ण सूचनाएं मिलेगी। और इंस्टीट्यूट वाले जो क्या बच्चों को परचेज करने के लिए कह रहे हैं, हमारे बिना परचेज किए आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। क्या? केवल बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना है। कहने के तात्पर्य सब्सक्राइब अवश्य करना है, और इसी के माध्यम से आपको संपूर्ण नोट्स की तैयारी, संपूर्ण नोट्स बन जाएंगे, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी आपकी संगणक विभाग की जो भर्ती आने वाली है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विद्यार्थी संख्यात्मक वर्गीकरण के बारे में। बिंदु नंबर सेकंड, टॉपिक नंबर सेकंड बिंदु चलेगा हमारा क्लास वर्गीकरण का, जिसका नाम है संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। नाम लिख लिया सबसे पहले, संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण, या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण या फिर वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण, दोनों का मीन्स एक ही है। अब इनके क्या कहा गया है? कहने का तात्पर्य में ऐसे कह सकते हैं, प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रारंभिक बेस जो बच्चे का क्लियर होना चाहिए, उसी बेस के बारे में, यहाँ उसी वर्गीकरण के बारे में इस बिंदु के अंतर्गत बताया जाएगा। सभी विद्यार्थी तैयार रहना, अच्छी तरह समझ रहना। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों? वैसे किसी विद्यार्थी नंबर पूछे तो नंबर भी दिया गया था, उस विद्यार्थी का समाधान किया गया था जो उसको प्रॉब्लम थी। आपकी समस्या का समाधान भी अवश्य किया जाएगा। तो पहले इसकी सामान्य डेफिनेशन जान लेते हैं कि संख्यात्मक वर्गीकरण जो होता है वह क्या होता है। तो लिखिए मेरे साथ साथ कि संख्यात्मक तथ्यों का संख्या में जो तथ्य होते हैं, संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण वर्गांतरों के अनुसार जो वर्गांतर बने हुए होते हैं, तो वर्गांतरों के अनुसार समंकों के विस्तार, जो रेंज होती है, कहने का तात्पर्य समंकों के विस्तार के आधार पर
आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है, इस प्रकार का वर्गीकरण उस स्थिति में या उस दशा में, उस स्थिति में संभव है जहां पर तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, संख्याओं में व्यक्त किया जा सके या किया जाता है, किया जा सके, यानी जहां पर संख्याओं को, समंकों को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, उसी स्थान पर इसका वर्गीकरण, पॉसिबिलिटी या संभावनाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा है, जैसे आय को हमेशा संख्या में व्यक्त किया जाएगा। आयु, किसी व्यक्ति की आयु है, इसे भी संख्या में व्यक्त किया जाएगा। वजन, किसी वस्तु का यदि वजन है, उसे भी संख्या में व्यक्त किया जाएगा। किसी विद्यार्थी के या व्यक्ति के जो अंक आए हैं, वे उसके प्राप्तांक भी अंकों में, संख्याओं में व्यक्त किए जाएंगे। व्यापार में होने वाले जो आयात निर्यात करते हैं, ये आयात निर्यातों की संख्याएं भी संख्याओं में व्यक्त किया जाएगा। इत्यादि प्रकार के जो तथ्य होते हैं, इन सभी को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। तो इनका जो वर्गीकरण होगा, तो वह किस प्रकार से होगा बच्चों? संख्यात्मक वर्गीकरण होगा। समझ में आ गई बात? आय का रहा, आयु का रहा, वजन का रहा, प्राप्तांकों का रहा, आयात निर्यात का रहा, इत्यादि प्रकार के जो तथ्य हैं, ये सभी तथ्य संख्याओं में व्यक्त किए जाने वाले हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होगा वह कैसे होगा बच्चों? संख्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर ही होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया गया है, जिसके अंदर कुछ तथ्य, कुछ समंक भी उपस्थित है। तो आप सभी विद्यार्थियों को समूह के बारे में बताया जाए क्या है, इसलिए अच्छे तरह से समझ लेना, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आगे जो हमारे प्रश्न आएंगे अध्यायों के अंतर्गत, वे इन्हीं बिंदुओं को आधार पर सम्मिलित किए जाएंगे। आधार बेस तैयार कर लेना, खड़ा कर लेना अच्छा आधार आपका। तो उदाहरण तो हमें बताया गया है, उदाहरण के लिए यहाँ लिख दिया उदाहरण। उदाहरण समझिए, माना किसी विद्यालय में 200 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार, 200 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार, प्राप्तांक 50 से, प्राप्तांक 50 निम्न प्रकार है। 200 प्राप्तांक ऐसे लिख लो, 200 प्राप्तांक 50 विद्यार्थियों के, ऐसे कर लो इसको, 50 विद्यार्थियों के
50 प्राप्त, तो 50 को ऐसे कर लो, चलो उसको ऐसे सेट कर लेते हैं ताकि लाइन में से हो जाएगी आपकी, परफेक्टली आपको समझ में भी आ जाएगा। माना किसी विद्यालय में 200 विद्यार्थियों के 50 में से प्राप्तांक निम्न तालिका में है। कैसे? यहां हमने लिख दिया मार्क, MARK मार्क दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मार्क्स के बाद मैंने यहाँ बता दिया उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। मार्क्स यहाँ 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 50 प्राप्तांक के हमारे। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ आ जाएगी हमारी। प्राप्तांक 10, 0 से 10 विद्यार्थी, प्राप्तांक दे दिए यहाँ पर 10, फिर दे दिए 35, फिर दे दिया 100, फिर दे दिया 40 और फिर दे दिया 15। टोटल कर लो इनका। टोटल 200 आ रहा है तो सही है। 5 और 5 10 के 0 से 1, 3 रे 4, 4 8 रे 9 रे 10 के 0 से लगे 1, 1 रे 1 2, यानी आपका टोटल प्राप्तांक कितना आ गया? वही 200 आ गया। तो मतलब कोई गलती नहीं है, ये प्राप्तांक हो गए। ये उदाहरण दे दिया, समझाया उदाहरण। अब इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब जो आगे जो बिंदु समझाने जा रहा हूं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूं प्रत्येक बिंदु के बारे में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलो पहले ऐसे कर लेते हैं। नंबर 1 प्रथम बिंदु यहां समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर उपरोक्त तालिका जो दी गई है, इस तालिका में संख्यात्मक वर्गीकरण किया गया। क्या बच्चों? संख्यात्मक वर्गीकरण जो किया गया है वो उसमें कौन से आधार हैं, कौन से बिंदु, ये कैसे पहचाना जाएगा? अब उसकी पहचान हो कैसे? तो यहां लिख लीजिए संख्यात्मक वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। संख्यात्मक वर्गीकरण निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अब संख्यात्मक समझ आ रहे हैं। अब संख्यात्मक समझने के लिए प्रत्येक बिंदु को समझना। पहला बिंदु समझते हैं। प्रथम बिंदु का नाम हमारी वर्ग सीमाएं। क्या है बच्चों? वर्ग सीमाएं। अच्छी तरह समझ लेना, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्ग मतलब क्लास, सीमा मतलब लिमिट। तो क्लास लिमिट लिख देते हैं साउंड में हम CLASSLIMIT, ये आपकी क्लास लिमिट होगी। अब परिभाषा में कोई पूछ ले आपसे कि क्लास लिमिट होती क्या है, व्हाट इज दिस क्लास लिमिट, या वर्ग सीमा, तो वर्ग सीमा होती क्या है वो समझ लीजिए। सीमाएं ऐसे बना लो, यहाँ पर क्लास लिमिट्स हो जाएगा। अब ये परिभाषा है, जिन दो मूल्यों के द्वारा जो हमारे पास मूल्य दिए होते हैं, किसी चर मूल्य या अचर मूल्य, जिन दो मूल्यों के द्वारा किसी वर्ग का विस्तार से तब रेंज है इसका, इंग्लिश में साउंड रेंज कहते हैं। वर्ग का जिन दो मूल्यों के द्वारा किसी वर्ग का विस्तार निर्धारित होता है उसे वर्ग सीमाएं कहते हैं। वर्ग सीमाएं कहते हैं, ये इसकी सामान्य परिभाषा है कि वर्ग सीमा किसे कहा जाता है। जो इसमें चलो पहली वर्ग सीमा को इसमें
प्रथम वर्ग सीमा को, जो प्रथम वर्ग सीमा होती है, प्रथम वर्ग सीमा को अधर सीमा, कौन सी बच्चों, अधर सीमा, कहने का तात्पर्य निम्नतम सीमा या निम्न सीमा। इंग्लिश साउंड इसका आ जाएगा लोअर लिमिट। क्या आ जाएगा बच्चों, इंग्लिश साउंड क्या आ जाएगा इसका, लोअर लिमिट, LOWERLIMIT, जिसमें इसमें प्रथम वर्ग सीमा को अधर सीमा यानी निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट तथा अधिकतम सीमा या अपर सीमा, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, अधर से दूसरी सीमा को तथा दूसरी वर्ग सीमा को, अधर सीमा अपर सीमा, क्या कहते हैं बच्चों, अपर कह दो, अपर सीमा या अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा। इंग्लिश साउंड जगह इसका क्या, लोअर लिमिट छोटी वाली और अपर लिमिट बड़ी वाली। UPPER अपर लिमिट, अपर लिमिट कहा जाता है, कहते हैं। इन वर्ग सीमाओं के संकेतांक, वो भी लिख लो, इन वर्ग सीमाओं के संकेतांक, क्या क्या है संकेतांक, वो लिख लो। जो हमारी संकेतांक रहेगा LOWER, लोअर लिमिट का संकेतांक जो रहेगा तो L1 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, लोअर लिमिट का संकेतांक रहेगा हमारा L1, और जो हमारी अपर लिमिट है यहाँ लिख लीजिए UPPER, अपर लिमिट का संकेतांक रहेगा L2, ठीक है बच्चों। लोअर लिमिट का संकेतांक हो गया हमारा L1 और अपर लिमिट का हो गया हमारा L2। दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को, L1 और L2 लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने। तो लोअर लिमिट को L1 कहा जाएगा और अपर लिमिट को L2 कहा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी विद्यार्थियों को। चलिए आगे चलते हैं। आपको जो उपरोक्त ये तालिका दिख रही है सभी विद्यार्थियों को, इसके अंतर्गत जो ये वाला मूल्य दिया हुआ है ये तो हो गया आपका L1, समझ लो वैसे, और ये अधिकतम जो सीमा दे रखी है ये आपकी हो गई L2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी समझ में पूछ लो। ये तो हो गई हमारी L1 और ये हो गई हमारी L2। इसी प्रकार आगे वाले वर्ग सीमा, ये हो गई हमारी L1 और ये हो गई हमारी L2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक बार आगे अध्ययन करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। दूसरा बिंदु क्या कहना चाहता हूं, लिख लिया सभी, ध्यान ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत अच्छी बात, ले लिया। तो दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा बिंदु कौन सा हमारी, दूसरी सीमा कौन सी है, सभी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना, यहाँ समझा दूंगा इसके अंतर्गत में, ठीक है। संख्यात्मक का दूसरा बिंदु, सेकंड नंबर। लोअर लिमिट हो गई हमारी, प्रथम हो गया हमारा। प्रथम क्या था, यहां लिख देता हूं मैं यहां पर, चलिए ये लिख लेते हैं। प्रथम हमारी हो गई वर्ग सीमा। सेकंड वाले पे आ गए हम। अब सेकंड वाले की क्या रहेगी हमारी, वर्ग विस्तार हो गया। क्या हो गया बच्चों, वर्ग विस्तार। इंग्लिश साउंड हो गया इसका क्लास रेंज। क्या हो गया बच्चों, क्लास रेंज। रेंज, अब रेंज क्या है, RAING, वर्ग विस्तार है। तो विस्तार को इंटरवल भी कहा जाता है, तो क्लास इंटरवल कर लो इसको, ठीक है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जो रहेगी इसकी यहां आ जाएगी हमारी, ठीक है।
अब क्लास इंटरवल कह दो इसको, या मैग्नीफाइंग ऑफ द क्लास इंटरवल कह दो, जो भी आप क्या वो चीज समझे। तो क्लास इंटरवल क्या होगा लिख लीजिए इसमें परिभाषा पहले लिखिए। किसी वर्ग की निम्नतम, किसी वर्ग की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा का जो अंतर होगा बच्चों, क्या होगा, अधिकतम व न्यूनतम सीमा का अंतर ही वर्ग विस्तार कहलाएगा। और इसका संकेतांक क्या होगा वो भी लिख लो। इसका संकेतांक, इसका संकेतांक क्या रहेगा बच्चों, इसका संकेतांक आई, इसका संकेतांक आई होगा। संकेतांक क्या है बच्चों इसका संकेतांक आई रहेगा। और सूत्र के रूप में देखिए तो यहां वो भी लिख लीजिए, सूत्रानुसार। सूत्र कैसे बनेगा इसका, सूत्रानुसार सूत्र हो जाएगा इसका I बराबर L अधिकतम सीमा, L2 न्यूनतम सीमा, L1। ठीक है, L2 में से L1 हटा देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी हमारी I। तो कैसे, जैसे प्रथम वाली जो क्लास बनी हुई है हमारी, प्रथम वाली क्लास में L2 कितनी है बच्चों 10, देखो क्या समझ लो, I बराबर 10 और L1 कितनी है, L1 हमारी है 0, तो I 10 माइनस 0 तो बराबर I कितना आ गया हमारा 10। ये हमारा आंसर हो गया 10 का अंदर। इसका मतलब होता है इन दो वर्गों के मध्य में कितना अंतर पाया गया है, वो हमारा वर्ग विस्तार होगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है वो भी देख लो। बिंदु नंबर थर्ड, सरल सा बिल्कुल। थर्ड बिंदु हमारा हो गया मध्य बिंदु का मूल्य, मैंने मिड पॉइंट नाम डाल लीजिए, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मूल्य, इसको इंग्लिश कहेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। तो मध्य बिंदु क्या होता है उसका मतलब भी समझ लो। पहले इसकी सामान्य परिभाषा समझ लेते हैं फिर इसकी वो समझ लेंगे। तो लिखिए वर्ग सीमाओं के मध्य, वर्ग सीमाओं के मध्य जो स्थान होता है, वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य मूल्य को मध्य मूल्य या बिंदु कहा जाता है। उसको वर्ग सीमाओं के मध्य जो स्थान पाया गया है उसे मध्य बिंदु कहा जाएगा। और इसे ज्ञात करने के लिए अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा का मतलब क्या आ गया बच्चों, इसकी L2, ठीक है, अधिकतम सीमा हो गई हमारी। वह न्यूनतम जो वर्ग की सीमा होगी, वह न्यूनतम सीमा, कहने का तात्पर्य है L1, अधिकतम सीमा व न्यूनतम सीमा के योग को, योग से तात्पर्य टोटल,
योग को 2 से विभाजित करने पर 2 से विभाजित करने पर प्राप्त फल ही मध्य बिंदु या मूल्य होगा। उसे मध्य बिंदु या मध्य मूल्य कहा जाएगा। अब सूत्र के रूप में किस प्रकार से लिखा, सूत्र देखो चलो। सूत्रानुसार कैसे कहेंगे, पहले इसका संकेतांक तो लिखा है नहीं, चलिए यहां लिख लीजिए। इसका संकेतांक या तो रहेगा MV या MP या CV, ये इसके संकेतांक है, इसको केंद्रीय मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसका संकेतांक MV या MP या CV है। संकेतांक हो गया। अब सूत्रानुसार कैसे, तो MV बराबर, मैंने आपको यहां बताया L2 और L1 का योग, तो L1 प्लस L2, यहां क्या है, उसके योग को 2 से विभाजित अपॉन 2, क्या करेंगे, हमारी MV ज्ञात हो जाएगी। उदाहरण के लिए देख लो, इसी प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न में क्या बता रखा है, दूसरे वाले वर्ग की निकालते हैं, द्वितीय वर्ग की निकालते हैं हम, द्वितीय वर्ग की MV, दूसरे वाले वर्ग की MV याद कर रहे हैं। तो दूसरे वाले वर्ग की L1 कितनी है बच्चों, 10, आपको दिख रहा है, और इसके L2 कितनी है, 20, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 से विभाजित करना है, तो 20 और 10 30 अपॉन 2, तो बराबर MV कितनी होगी इसकी भी, 15। ये आपका आ गया आंसर। ये लो, इस प्रकार से मध्य बिंदु या मध्य मूल्य या केंद्र मूल्य की गणना की जाएगी। तीन वर्गांतर हो गए, पहला हमारा वर्ग सीमा, दूसरा वर्ग विस्तार, तीसरा मध्य बिंदु, चौथा भी है। चौथा क्या है, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये जो दे रखा है ये क्या है, इसको भी समझ लो, ये चीज होती क्या है। तो उसको समझने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है बच्चों, इसका समझने से पहले, आगे वाले बिंदु को समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे अध्ययन करते हैं अगले चौथे वर्ग या चौथे वर्गांतर में क्या बताया गया है। ये दिया इसकी तो सभी विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे अध्ययन करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। 2 हो गए, वर्ग विस्तार भी हो गया हमारा, ये वर्ग विस्तार निकाल लिया हमने, यहां वर्ग सीमा ज्ञात कर ली, मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। वर्ग विस्तार हो गया। नंबर तीसरा हमारा मध्य बिंदु था, वो भी हो गया। चौथे बिंदु के बारे में चल रहे हैं। चौथा बिंदु क्या है, उसका नाम लो। चौथे बिंदु का नाम है वर्ग आवर्ती या बारंबारता। वर्ग आवर्ती या बारंबारता। वर्ग आवर्ती क्या होती है, बारंबारता क्या होती है। कहने था तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, से फ्रीक्वेंसी कहा है, क्लास फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, CLASS क्लास, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। मैंने कोई दिक्कत हो फिर से कर लेना, ठीक है। वर्ग आवर्ती या बारंबारता क्या होती है, इसको भी समझ लो। वर्ग आवर्ती किसे कहा जाएगा, बारंबारता किसे कहा जाएगा। तो पहले परिभाषा समझ लो, परिभाषा होती क्या है, तो लिखिए, किसी वर्ग में सम्मिलित, ठीक है, इसमें जो उसमें सम्मिलित होने वाली, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों या अवलोकनों की जो संख्या होती है, उनकी अवलोकनों की कुल संख्या
कुल संख्या उसकी वर्ग आवर्ती कहलाती है। ये सब यानी किसी वर्ग में सम्मिलित मदों या अवलोकनों की जो कुल संख्या होगी उसकी कुल संख्या को ही वर्गावर्ती कहा जाता है। वर्गावर्ती कहा जाता है या बारंबारता कहा जाता है। ठीक है, एक परिभाषा और सांख्यिकी भाषा में एक परिभाषा और बताइए, तो लिख लीजिए सांख्यिकी भाषा में। सांख्यिकी भाषा में किसी वर्ग में सम्मिलित, परिभाषा लिख लो इसकी, किसी वर्ग में जो मद इकाई मूल्य सम्मिलित होते उसे बारे में, किसी वर्ग में सम्मिलित एक चर के विभिन्न जो मूल्य होते हैं, ठीक है, एक चर के विभिन्न मूल्यों से संबंधित मदों की संख्या, मदों या अवलोकनों की जो संख्या होती है, मदों या अवलोकनों की संख्या उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। अब इसका संकेतांक क्या होगा उसका भी लिख लो। इसका संकेतांक क्या रहेगा? इसका संकेतांक F है। क्या तात्पर्य? जो ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 35, 40, 15, ये क्या नंबर ऑफ हमारी F है, आवर्ती है। कहने का तात्पर्य 0 से लेकर 10 तक के प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों का है? 10। तो ये अवलोकनों की संख्या हो गई कि 10 विद्यार्थियों के 10 0 से 10 तक अंक आए हैं, और 10 से 20 जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, फिर कितने बच्चों प्राप्त हुए? बच्चों 35 बच्चों के प्राप्त हुए हैं। तो 35 क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी वर्ग आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। इस प्रकार से संख्यात्मक जो क्लासिफिकेशन किया जाता है न्यूमेरिकल में, वह 4 प्रकार से होता है सामान्यतः: वर्ग सीमा, वर्ग विस्तार, मध्य बिंदु और वर्ग आवर्ती या बारंबारता। इस प्रकार की संख्या आगे आने वाले प्रश्नों में इस प्रकार के संख्यात्मक क्लासिफिकेशन किए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा कि संख्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है, इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। समझ में आ गया हो तो हमारे बेल आइकन बटन दबाना अवश्य, कमेंट के माध्यम हमें अवगत कराना क्या वो कैसा लग रहा है हमारा चैनल, हमारे चैनल में सूचना संपूर्ण मिल रही है या नहीं मिल रही है, और अपने साथियों को भी हमारे चैनल को शेयर करने के लिए कहना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तो इसका सही विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए।